टॉपिक्स भारतीय संविधान का निर्माण है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पिछले लगभग 20 सालों से आईएएस, बीपीएससी, जेपीएससी या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में जो पूछे गए प्रश्नों का हम लोग विश्लेषण करते हैं, व्याख्या करते हैं हर एक विकल्प का। तो हम लोग देखें इस टॉपिक से संबंधित पहला प्रश्न क्या था। तो जो हम लोग का पहला प्रश्न है इस टॉपिक से संबंधित, वो कहता है कि संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया। तो पहला क्वेश्चन, संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया, ये क्वेश्चन है आईएएस 1996 में पूछा गया। तो ये जो पूछे है, जो 4 विकल्प दिया है वो हमारे लिए देता है। वो पहला है स्वराज पार्टी, पहला है स्वराज पार्टी 1934। दूसरा है कांग्रेस पार्टी 1936। तीसरा जो है वो है मुस्लिम लीग 1942। और चौथा है सर्वदलीय सम्मेलन 1946। तो ये हमारा 4 विकल्प है। स्वराज पार्टी 1934, कांग्रेस पार्टी 1936, मुस्लिम लीग 1942 और सर्वदलीय सम्मेलन 1946। तो कहता है कि यह मतलब क्या है कि ये राजनीतिक दलों का नाम दिया हुआ है, यहाँ व्यक्ति विशेष का नाम नहीं दिया। अगर व्यक्ति विशेष का नाम देता संविधान सभा के सवाल पर कि किसने सबसे पहले ये मुद्दा उठाया, तो उसका उत्तर दूसरा हो जाता। लेकिन यहाँ पर राजनीतिक दल का चर्चा किया है, तो यहाँ पर सबसे पहले ये जो स्वराज पार्टी 1934 है, अगर एक राजनीतिक दल के बारे में पूछा जाए कि किस राजनीतिक दल ने भारत के इतिहास में सबसे पहले संविधान सभा के गठन की मांग उठाई थी औपचारिक रूप से, तो वो होगा स्वराज पार्टी 1934। अगर व्यक्ति विशेष के आधार पर पूछा जाता संविधान सभा के गठन के मुद्दे की मांग को लेकर के, तो सबसे पहला जो व्यक्ति औपचारिक रूप से उठाया था मांग, वो थे एमएन राय। तो एमएन राय का यहाँ पर व्यक्ति का चर्चा नहीं है, राजनीतिक दल का चर्चा है, इसलिए हमारा उत्तर ए होगा। कांग्रेस पार्टी 1936 जो दिया हुआ है, दरअसल व्यक्तिगत रूप से सबसे पहले एमएन राय ने ये मांग उठाया था, जो वो दुनिया के प्रसिद्ध कम्युनिस्ट नेता थे। लेकिन ये मांग उन्होंने 1934 में ही उठाया था, लेकिन उसी साल एक राजनीतिक दल के रूप में स्वराज पार्टी ने ये मांग उठाई थी। तब जाकर के 1935 में आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी इस मांग के समर्थन में जो है अपनी आवाज उठाई। उसके बाद कांग्रेस पार्टी औपचारिक रूप से ये मांग 1936, 1937 और 1938 के लगातार 3 साल के अपने वार्षिक अधिवेशनों में उठाती रही। मुस्लिम लीग का जहां तक सवाल है, उसको इससे कोई मतलब था नहीं। और उसके बाद सर्वदलीय सम्मेलन 1946, ये भी नहीं होगा। तो हमारा जो उत्तर होगा वो होगा स्वराज पार्टी 1934। अब है कि हम लोग का दूसरा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 जो हम लोग का है, वो कहता है स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया। ये क्वेश्चन जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में वर्ष 2017 में पूछा गया। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन था, क्वेश्चन तो वही है, ढंग से है, लेकिन विकल्प में यहाँ पर अंतर हो जाता है। पहले क्वेश्चन में राजनीतिक दल का विकल्प था, दूसरे क्वेश्चन में जो है व्यक्ति विशेष का चर्चा है। तो संविधान सभा का चर्चा सबसे पहले किसने किया, वो पूछ रहा है।
तो पहला नाम वो देता है एम.एन. राय का, ए में। उसके बाद बी में वो देता है बी.आर. अम्बेडकर का, बी.आर. अम्बेडकर का, बी.आर. अम्बेडकर का। सी में वो देता है एनी बेसेंट का नाम, एनी बेसेंट का वो नाम देता है। और डी में जो है वो नाम देता है पंडित नेहरू का, जवाहरलाल नेहरू का वो नाम देता है। तो व्यक्ति विशेष के आधार पर जैसा कि हम लोग देखते आ रहे हैं कि सबसे पहली बार मांग उठाया था इसका किसने, एम.एन. राय ने, जिनका पूरा नाम मानवेंद्र नाथ राय था। वैसे इनका बचपन का जो ओरिजिनल नाम था वो था आपको नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य। तो एम.एन. राय, मानवेंद्र नाथ राय, जिनका मूल नाम था नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य, इनका जन्म जो है आपको 1887 में उत्तरी 24 परगना बंगाल में हुआ था, एक पुजारी परिवार के घर में। और ये इतने क्रांतिकारी थे कि भारत से जब ये निकल करके दुनिया के दूसरे देश पहुंचे तो मेक्सिको में पहुंच करके 1917 में इन्होंने मेक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना किया। और फिर 1920 में ताशकंद में जो है ताशकंद ग्रुप की कम्युनिस्ट पार्टी, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी का इन्होंने गठन किया था। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बहुत ही प्रसिद्ध कम्युनिस्ट नेता थे। लेनिन के साथ इनकी बहुत ही अच्छी दोस्ती भी थी। तो एम.एन. राय जो कि भारतीय थे, उन्होंने एक राजनीतिक नेता के आधार पर सबसे पहले ये संविधान सभा के गठन की मांग उठी थी। बी.आर. अम्बेडकर, हम जानते हैं कि भारतीय संविधान सभा का जब गठन हुआ और संविधान लिखने के लिए जो ड्राफ्ट कमेटी बनी, प्रारूप समिति बनी, उसके ये अध्यक्ष रहे। एनी बेसेंट संविधान सभा की सदस्य नहीं थी। हम जानते हैं कि एनी बेसेंट का जन्म जो है 1847 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ था। और यह भी जानते हैं कि वह भारत आ गई और यही उन्होंने होम रूल जैसे आंदोलन चलाई थी। और जो है 1933 में अडियार, चेन्नई में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के साथ रहे थे। तो एनी बेसेंट का भारतीय संविधान सभा से कोई संबंध था नहीं। 1933 में ही इनकी मृत्यु हो गई। एनी बेसेंट का 1847 में जन्म होता है और 1933 में मृत्यु होती है। जन्म इंग्लैंड में, मृत्यु भारत, अडियार, चेन्नई में। अब उसके बाद जवाहरलाल नेहरू, तो जवाहरलाल नेहरू ने जो है 1935 में संविधान सभा की मांग की थी। उसके पहले एम.एन. राय कर चुके थे। तो जवाहरलाल नेहरू 1935 में संविधान सभा की मांग की, जबकि एम.एन. राय 1934 में ये मांग कर चुके थे। इसलिए हमारा जो उत्तर होगा वो विकल्प। तो ये दूसरा क्वेश्चन हमारा कहता है कि एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव दिया गया था। यह जो है किसके द्वारा दिया गया था? संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का। तो ए में कहता है साइमन कमीशन। बी में यह विकल्प देता है हमको किसका? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 का, 1935 का। सी में जो देता है हमको विकल्प, ये क्रिप्स मिशन का,
मिशन का, और डी में जो ये हमको विकल्प देता है वो कैबिनेट, ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन का, ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन का। ये 4 विकल्प देता है और कहता है कि एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। किसके द्वारा किया गया था ये पूछ रहा, और ये क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में पूछा गया वर्ष 2008 में। तो साइमन है, तो ये संविधान सभा द्वारा संविधान के निर्माण का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था ये पूछता है। तो साइमन कमीशन हम जानते हैं कि साइमन कमीशन 1927 में ही इंग्लैंड में बन गया। भारत ये आता है 1928 में। लेकिन आने का उद्देश्य हम जानते हैं कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 जो बना था, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट भी हम लोग कहते हैं, उसी में एक प्रावधान ये था कि 1919 का यह एक्ट लागू होने के 10 साल के बाद एक ब्रिटिश सरकार की ओर से कमीशन आएगा यह जांच परख करने के लिए कि इस संवैधानिक प्रावधान का क्या प्रभाव भारत पर पड़ा है। तो आना चाहिए था 1929 से 1919 में एक कई इस प्रोविजन के आधार पर 1929 में, लेकिन भारत में जो राजनीतिक घटना घट रही थी उसका परिणाम ये हुआ कि आपको उस समय ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी। तो कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार ने 1927 में ही एक जो है आयोग का गठन कर दिया भारत आने के लिए, और वो आयोग 1928 में भारत पहुंचा था, जिसमें कि जो एक अध्यक्ष और 6 अन्य सदस्य थे। तो कुल मिलाकर के 7 सदस्य थे आपको क्रिप्स में, ये साइमन कमीशन में। तो उसका उद्देश्य भारत का संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा के गठन से कुछ भी नहीं था। इसलिए जाहिर सी बात है कि हमारा ये उत्तर नहीं होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हम जानते हैं कि अंग्रेजों के काल में 1773 से लेकर के 1947 तक के दरमियान जितना भी एक्ट बना उसमें से सबसे बड़ा एक्ट यही था। और हम लोग ये देख चुके हैं कि इसमें कुल मिलाकर के अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी, तो 321 था। भाग इसमें कितने थे, तो 14 थे। और अनुसूचियां इसमें कितनी थी, तो अनुसूचियां इसमें 10 था। तो ये बन जाए सो बहुत ही बड़ा जैसो आपको एक्ट था। और हम जानते हैं कि भारत का जो संविधान बना उस संविधान में इस एक्ट का लगभग 75% हिस्सा ले लिया गया। यह एक्ट काफी जटिल था, संवैधानिक निरंकुशता की स्थापना करने वाला यह एक्ट था। तो इस एक्ट में संविधान सभा के गठन का कोई प्रावधान नहीं था। क्योंकि आज की क्लास के पहले हम जो है विभिन्न एक्ट पढ़ चुके हैं कि उन एक्टों में क्या प्रावधान था। तो ये जो है आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में ही नहीं बल्कि जितना भी अंग्रेजों के द्वारा एक्ट भारत से संबंधित बना उन एक्टों में कहीं भी संविधान सभा के गठन का कोई प्रावधान नहीं था। तो जाहिर सी बात है कि हमारा बी भी उत्तर नहीं होगा। क्रिप्स मिशन हम जानते हैं कि ये 1942 में भारत पहुंचा। तो जब एम.एन. राय ने 1934 में संविधान सभा की मांग उठाई और 1934 में ही स्वराज पार्टी ने मांग उठा दी, 1935 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी जब ये मांग उठा दी और 1936, 37 और 38 के अपनी वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी ने भी जब ये मांग उठा दी कि भारत का संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा होना ही चाहिए, तब जाकर के 1940 में ब्रिटिश सरकार ने पहली बार सहमति दी कि भारत का संविधान होना चाहिए। लेकिन अगर औपचारिक रूप से पूछा जाए कि किसके द्वारा संविधान सभा की गठन की मांग अंग्रेजों ने स्वीकार की, तो वो होगा क्रिप्स मिशन 1942।
तो जो क्रिप्स मिशन 1942 में भारत पहुंचा था, तो क्रिप्स मिशन जो भारत पहुंचा उसने पहली बार संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया था, लेकिन यह कहा था कि आजादी द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्त हो जाएगा तब जाकर के संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की गठन की प्रक्रिया पर आगे काम किया जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि हमारा जो उत्तर होगा वो इस क्वेश्चन के विकल्प के मुताबिक क्रिप्स मिशन 1942 होगा, और ये ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन तो होने का सवाल ही नहीं। तो ये तीसरा क्वेश्चन भी हमारा समाप्त। अब आता है चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है? तो चौथा क्वेश्चन हमारा कहता है कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो जो आपको हम लोग जानते हैं कि कैबिनेट मिशन योजना 1946 के प्रावधान के आधार पर ही भारतीय संविधान सभा के गठन की बात जैसो हुई, और इस प्रावधान के मुताबिक जो ब्रिटिश इस प्रावधान के मुताबिक भारतीय संविधान सभा के लिए जो कुल सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई थी वो 389 था। उसमें से तय हुआ कि 294 सदस्य जो होंगे वो ब्रिटिश प्रांतों से निर्वाचित होंगे, और जो 93 सदस्य होंगे वो देसी रियासतों से आएंगे। तो 294 या 296 जो ब्रिटिश प्रांतों से निर्वाचित होने वाले सदस्य थे, तो वो कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेंगे? तो इसी कैबिनेट मिशन योजना में प्रावधान था कि किसी भी प्रांत में प्रति 10 लाख की आबादी पर एक संविधान सभा का सदस्य होगा, ये तय हुआ था। तो विकल्प जो हमारा दिया हुआ है इस चौथे क्वेश्चन का वो क्या है? 8 लाख व्यक्ति पहला है, 8 लाख व्यक्ति। दूसरा है 10 लाख व्यक्ति। तीसरा जो है वो है 12 लाख व्यक्ति, 12 लाख व्यक्ति, 12 लाख व्यक्ति। और चौथा है 15 लाख व्यक्ति। तो कैबिनेट मिशन योजना के प्रावधान के अनुसार 296 सदस्य जो ब्रिटिश प्रांतों से निर्वाचित होने वाले थे, तो उसके लिए आधार रखा गया कि किसी भी प्रांत में प्रति 10 लाख की आबादी पर एक संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित होंगे। तो जाहिर सी बात है कि विकल्प के मुताबिक हमारा उत्तर भी होगा 10 लाख व्यक्ति। तो इस तरह से अब आता है पांचवा। तो पांचवा हमारा क्या क्वेश्चन कहता है? यह कहता है कि इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? ये क्वेश्चन पूछा गया है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में वर्ष 2015 में। तो इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? उसमें से पहला विकल्प वो देता है विलियम वुड का। तो पहला जो विकल्प हुआ दिया है ए में वो विलियम वुड के बारे में है। दूसरा जो है पैट्रिक लॉरेंस है, पैट्रिक लॉरेंस का नाम है, लॉरेंस। सी में जो वह चर्चा करता है वह स्टैफोर्ड क्रिप्स का नाम है, स्टैफोर्ड क्रिप्स। और डी में जो नाम वह देता है वह नाम देता है आपको एबी अलेक्जेंडर का, एबी अलेक्जेंडर का, अलेक्जेंडर। तो कहता है इस चार में से उस व्यक्ति का नाम बताइए जो कैबिनेट मिशन या 1946 का सदस्य नहीं था।
तो इसमें से हम लोग क्या देखते आ रहे हैं, ये जो पैट्रिक लॉरेंस है, ये तीनों जो है आपको ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सदस्य थे। पैट्रिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और अलेक्जेंडर, एबी अलेक्जेंडर। तो इसमें से पैट्रिक लॉरेंस जो थे ये भारत सचिव थे उस समय, भारत राज्य सचिव उस समय थे। स्टेफर्ड क्रिप्स जो थे ये व्यापार मंत्री थे जिसको चेयरपर्सन ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रेड कहा जाता था। ये अध्यक्ष थे, मतलब मंत्री थे वहां बोर्ड ऑफ ट्रेड के, बोर्ड ऑफ ट्रेड के ब्रिटिश मंत्रिमंडल में अध्यक्ष थे। और एबी अलेक्जेंडर जो थे वो वहां नौसेना मंत्री थे। तो ये नौसेना मंत्री थे। तो यही तीनों, पैट्रिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर, यही तीनों सदस्य आए थे। तो ये जो तीनों सदस्य आए थे तो इसलिए ये तीनों ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य थे। इसीलिए ये जो कमीशन आया था, कैबिनेट मिशन 1946 जो आयोग आया था, उसका नाम ही पड़ गया था कैबिनेट मिशन योजना। तो ये इसलिए जाहिर सी बात है कि ये हमारा ए उत्तर नहीं होगा, मतलब विलियम वुड इसके मेंबर नहीं थे। तो नहीं थे तो मतलब क्या, उत्तर हमारा यही होगा, विलियम वुड होगा। क्योंकि यह कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था और पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, तो विलियम वुड नहीं था, इसलिए उत्तर हमारा विलियम वुड ही होगा, मतलब विकल्प ए होगा। है कि छठा क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो पूछता है कि भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। तो भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था, विकल्प क्या देता है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत। ये विकल्प है ए में। बी में जय विकल्प है आपको क्रिप्स मिशन योजना 1942 के अंतर्गत। सी में कहता है यह आपको कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। और डी में कहता है यह आपको भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो ये चार विकल्प है और कहता है इन व्यक्तियों में से कहता है क्वेश्चन कि भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत। बी में क्रिप्स मिशन योजना 1942 के अंतर्गत। सी में कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत और डी में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत। यह जो क्वेश्चन पूछा गया है यह आपको उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में वर्ष 2009 में पूछा गया है और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग वर्ष 2012 में पूछा गया है। तो भारतीय संविधान सभा का जो गठन किया गया, हम जानते हैं पहले से कि इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में संविधान सभा का कोई चर्चा ही नहीं था। क्रिप्स मिशन योजना हम जानते हैं कि क्रिप्स मिशन योजना 1942 जो आया
तो प्रथम बार अंग्रेजों की ओर से औपचारिक रूप से यह स्वीकार किया गया कि भारत का संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा होगा, लेकिन इस पर बात तब आगे बढ़ेगी जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा। मतलब क्या कि कैसे संविधान सभा का गठन होगा, उसकी प्रक्रिया क्या होगी, इस पर जो है क्रिप्स मिशन 1942 कुछ नहीं कहता है, इसलिए ये बी वाला उत्तर हमारा नहीं होगा। सी जो कैबिनेट मिशन योजना 1946 भारत आता है, इसी में यह प्रावधान दिया गया कि चूंकि 1945 में ऐसे भी द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया था, तो क्रिप्स मिशन ने जो 1942 में कहा तो उसकी भी बात को अब पूरा करने का समय आ गया था और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अवस्था भी अब इस ढंग की हो गई थी कि वह अंग्रेजों को अब भारतीयों की मांग मानने के लिए बाध्य होना पड़ रहा था। तो कैबिनेट मिशन योजना जो 1946 जो आई, उसने जो प्रावधान दिया, उसी प्रावधान के आधार पर जो है भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ था। तो जाहिर सी बात है कि उत्तर जो हमारा होगा वह सी होगा, क्योंकि इसी प्रावधान के आधार पर हुआ कि भारतीय संविधान सभा में कुल मिलाकर के 389 सदस्य होंगे। इसमें से 296 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से निर्वाचित होंगे और इस 296 में से 4 देसी कमिश्नरी से आएंगे। शेष जो 93 सदस्य होंगे वो देसी रियासत से आएंगे और देसी रियासत में निर्वाचन नहीं होगा, बल्कि वहां के देसी रियासत के राजा महाराजा के साथ डायलॉग के द्वारा प्रतिनिधि का मनोनयन किया जाएगा और ब्रिटिश प्रांत से जो 296 निर्वाचित होंगे वो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होंगे वहां की प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों के द्वारा। प्रति 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य होंगे और निर्वाचन क्षेत्रों का जो वर्गीकरण किया गया था वह 3 कैटेगरी में था। एक सामान्य ये क्षेत्र रखा गया था, दूसरा मुस्लिम क्षेत्र और तीसरा सिख क्षेत्र रखा गया था। तो इस तरह से कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत जो है संविधान सभा का गठन हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 मतलब इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में संविधान सभा के बारे में कहीं कोई चर्चा ही नहीं था। इसमें ये चर्चा था कि जब तक भारत का संविधान और पाकिस्तान का संविधान दोनों देशों का बन करके लागू नहीं हो जाता है, तब तक इन दोनों देशों का शासन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा संचालित होगा। तो जाहिर सी बात है कि हमारा उत्तर सी होगा, कैबिनेट मिशन योजना। अब है कि 7वां प्रश्न है कि 1946 में निर्मित सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति थे। तो 1946 में जो अंतरिम सरकार बनी थी, तो हम लोग जानते हैं कि उस अंतरिम सरकार के प्रमुख बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो उनको जो पद मिला था कानूनी रूप से वो उपसभापति का पद दिया गया था, जबकि सभापति खुद वायसराय बना था। तो जो है विकल्प जो कहता है इस 7वें क्वेश्चन का ए में विकल्प है आपको जवाहरलाल नेहरू का, जवाहर लाल नेहरू, बी में डॉक्टर एस राधा कृष्णन, सी में आपको जिनका नाम है वो है सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी और डी में जो नाम है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये 4 नाम है ABCD करके। तो कहता है कि 1946 में जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी, अंतरिम सरकार बनी, उसमें उपसभापति कार्यपालिका उपसभापति कौन थे, मतलब कार्यपालिका के उपसभापति कौन थे। तो ये जो है ये पद मिला था उपसभापति का, आपको उपसभापति का पंडित जवाहरलाल नेहरू को, जबकि सभापति का पद मिला था वायसराय को। तो इसलिए उत्तर जो हमारा होगा वो पंडित जवाहरलाल नेहरू होगा।
एस राधाकृष्णन संविधान यह अंतरिम सरकार के सदस्य थे ही नहीं, मतलब इंटरिम गवर्नमेंट में ये शामिल ही नहीं हुए थे। सी राजगोपालाचारी जो है वो शिक्षा मंत्री के रूप में जो है शामिल हुए थे। ये इनको शिक्षा मंत्री का पद मिला था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्री बनाया गया था। खाद्य एवं कृषि मंत्री बनाया गया था। तो जाहिर सी बात है कि विकल्प के मुताबिक कि 1946 में अंतरिम सरकार के सभापति कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसलिए कि सभापति वायसराय। 8वां जो क्वेश्चन है ये कहता, 8वां क्वेश्चन कहता है कि अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था। तो जो अंतरिम सरकार 1946 में बनी थी उसमें से कौन शामिल नहीं था, ये क्वेश्चन कहता है। तो पहला ए में कहता है, आपको जो विकल्प देता है वो सी राजगोपालाचारी का नाम देता है। सी राजगोपालाचारी। बी में नाम देता है आपको राजेंद्र प्रसाद का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सी में डॉक्टर एस राधाकृष्णन। और डी में जो वो नाम देता है वो जगजीवन राम का, जगजीवन राम। तो हम लोग क्या जानते हैं कि सी राजगोपालाचारी अंतरिम सरकार 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में जो बनी थी उसमें हम लोग जानते हैं कि सी राजगोपालाचारी कौन से मंत्री बने थे, तो ये शिक्षा मंत्री बने थे। राजेंद्र बाबू खाद्य एवं कृषि मंत्री बने थे। और एस राधाकृष्णन इस सरकार में शामिल ही नहीं थे, मतलब कोई मंत्री नहीं थे। जगजीवन बाबू लेबर मिनिस्टर बने थे, श्रम मंत्री बने थे। तो क्वेश्चन हमारा का जो कहता है कि जो है 1946 में निम्नलिखित में से अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम सरकार में कौन सदस्य नहीं था, तो उस हिसाब से सीधा हमारा उत्तर हो जाता है आपका डॉक्टर एस राधाकृष्णन, इसलिए कि ये इस सरकार में शामिल नहीं थे। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर था। क्वेश्चन आता है वो कहता है भारतीय संविधान सभा के संबंध में कौन कथन सही है। तो भारतीय संविधान सभा के संबंध में कौन कथन सही है, ये कहता है। पहला है कौन विकल्प कि यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। तो यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, ये जो है सो आपको पहला पॉइंट है। दूसरा है कि यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था। तीसरा है कि यह बहुदलीय संरचना नहीं थी। और चौथा है कि यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। तो कहता है कि सही कथन का चयन नीचे दिए गए कूट के माध्यम से कीजिए। ए में ए और बी, बी में जो है कूट क्या दिया हुआ है, ए और बी, ए और बी। सी में क्या दिया हुआ है, तो बी और सी, बी और सी। डी में क्या हमको कूट दिया है, तो उसमें जो है ए बी सी और डी चारों दे दिया है, ए बी सी और डी। तो कहता है कि इसमें से कौन है। तो क्वेश्चन हमारा था कि भारतीय संविधान सभा के संबंध में कौन सा कथन सही है, ये जो है सो कहता है। तो ए में है कि यह वयस्क मताधिकार पर नहीं थी।
तो आधारित नहीं थी। बात बिल्कुल सही है कि 1946 में जिस कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर हमारा संविधान सभा बना वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था, वह अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित था। किसके द्वारा निर्वाचित था? तो प्रांतीय संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा निर्वाचित था। उस समय वोटर कौन होता था? तो इस वोटर के संबंध में एक शब्द याद रखिएगा, वो शब्द है आपको टेब, TWEW। टी से आपको टैक्स, ई से आपको एजुकेशन और डब्ल्यू से आपको वेल्थ। मतलब क्या कि जो टैक्स पेई है, जो शिक्षित है और जिसके पास एक निर्धारित मात्रा में कम से कम संपत्ति है, धन है, तो वही व्यक्ति उस समय वोटर हो सकता था। तो उस समय वोटर कोई आम वयस्क मताधिकार पर शामिल रूप से नहीं होता था। वही व्यक्ति वोटर हो सकता था जो शिक्षित है, जो सरकार को टैक्स देता है और एक मिनिमम जैसो राशि के रूप में उसके पास संपत्ति है। तो टेब याद रखिएगा, वही वोटर होता था। तो जाहिर सी बात है यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। बी में कहता है यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था, यह भी गलत था क्योंकि आम जनता इसमें वोटर थी नहीं। जो प्रांतीय असेंबली के सदस्य हुआ करते थे वो इसका वोटर होते थे, तो यह भी जो है सो गलत है। तो पहला कि यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, यह सही या था ही नहीं। दूसरा कि यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था, यह गलत था, प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं था, यह अप्रत्यक्ष निर्वाचन था। सी में यह बहुदलीय संरचना नहीं थी, यह बात गलत है, बहुदलीय संरचना थी क्योंकि 296 जो कुल सदस्य संख्या निर्धारित किया गया था ब्रिटिश प्रांतों में, उसका जो निर्वाचन हुआ था उसमें से 208 सदस्य कांग्रेस पार्टी के थे और 73 सदस्य मुस्लिम लीग के थे। 15 जो सदस्य थे वो अन्य छोटे छोटे राजनीतिक दलों के थे। तो जाहिर सी बात है कि विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्य इसमें आए थे। यह बात अलग था कि कांग्रेस की ही इसमें भरमार थी, वह अलग बात है। उसके बाद जो तीसरा बिंदु आपको इसमें है कि यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। तो बिल्कुल संविधान सभा जो है लगभग जो है 1 दर्जन के आसपास समितियां बनाई हुई थी, तो यह भी सही है। तो इस तरह से विकल्प हमारा क्या होगा कि पहला जो है ये वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था, यह सही है। और दूसरा यह बहुदलीय संरचना नहीं थी, यह गलत है। यह कई समितियों के माध्यम से जैसो कार्यरत थी, यह सही है। तो जाहिर सी बात है विकल्प जो हमारा होगा सही वो ए और डी होगा। मतलब क्या कि ये पहला हमारा सही है। उसके बाद जो है पूछा गया था आपका राजस्थान में 2018 में पूछा गया था कि संविधान सभा के संबंध में कौन से कथन सही हैं, यह 2018 में राजस्थान लोक सेवा आयोग में पूछा गया था। अब है 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? तो 10वां क्वेश्चन हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? तो अब यहाँ पर गलत कथन की पहचान करने के लिए 10वें क्वेश्चन में कहता है, यह जो है सो क्या कहता है? तो कहता है इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से, ए में कहता है इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से, इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से जो है काम किया, मदद से काम किया, ये जो है सो कहता है। उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। उनमें से
प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। तो यह तो कथन बिल्कुल सही है, इसलिए ये गलत उत्तर नहीं होगा। दूसरा कहता है अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया। तो कहता है अल्पसंख्यक समुदाय, अल्पसंख्यक समुदायों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया, ये कहता है। तो यह भी सही विकल्प है। सी में कहता है इसका निर्वाचन सार्वभौमिक, इसका निर्वाचन सार्वभौमिक मताधिकार, इसका निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया। वयस्क मताधिकार के आधार पर हुआ। यह विकल्प गलत है, इसलिए कि हम जानते हैं कि यह जो है सार्वजनिक और वयस्क मताधिकार के आधार पर हुआ ही नहीं, वह तो डेप पर आधारित था। तो इसलिए यह गलत ऑप्शन है। तो उत्तर कहता है गलत ऑप्शन की पहचान करने के लिए तो जाहिर सी बात है कि ये सी वाला उत्तर होगा। और जो है डी में कहता है इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के इसकी चुनाव प्रक्रिया जो थी संविधान सभा की चुनाव प्रक्रिया जो है आपको वो कहता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के प्रावधान के आधार पर। तो यह सही है कि चूंकि निर्वाचन की जो प्रक्रिया अपनाई गई, संविधान सभा का गठन होता है कैबिनेट मिशन योजना 1946 के आधार पर, लेकिन संविधान सभा के सदस्यों के का निर्वाचन किस तरीके से होगा, यह प्रक्रिया अपनाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के प्रावधान के आधार पर। हम जानते हैं कि इस एक्ट में 321 अनुच्छेद थे, तो इसलिए यह भी सही है। तो गलत विकल्प इसमें सी है और गलत विकल्प की पहचान करने के लिए कहता है, इसलिए सी हमारा उत्तर होगा। तो आज 10 क्वेश्चन का हम लोग देखें, तो अब आगे के क्लास में ज्यादा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। हम उम्मीद रखते हैं कि 10 क्वेश्चन प्रतिदिन पूछा गया जो है उसको हम लोग सॉल्व करें, एनालिसिस करें। और यह एक ऐसा टॉपिक है भारतीय संविधान का निर्माण कि यह यहाँ से लगातार हर एक सिविल सर्विस के एग्जाम में और दूसरे विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, लगातार इससे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इसको ठीक से देखने की जरूरत है।